दोस्तों आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है जो अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन है कि राज्य का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 870 किलोमीटर है और जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 580 होगा। दोस्तों यहाँ पे तो 580 किलोमीटर है। दोस्तों ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसके कारण ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सही आंसर है ए। जो राज्य का पूर्व से पश्चिम का, इधर मैप में देखेंगे जो ए वाला हिस्सा है ये 870 किलोमीटर है और जो उत्तर से दक्षिण का जो भाग है इसकी चौड़ाई है 605 किलोमीटर। दोस्तों इसे याद रखना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का जो भाग है उसकी चौड़ाई अधिक है या उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई अधिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है ये अधिक है, इसे याद रखना। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य है। यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है कि मध्य प्रदेश राज्य है एक कैसा राज्य है, समुद्री सीमा से घिरा हुआ? नहीं दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण भू आवेष्टित राज्य। पूर्ण भू आवेष्टित राज्य का मतलब ये है कि ना तो इसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से लगती है। दोस्तों ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पे ना तो किसी भी इसकी सीमा किसी भी महासागर या जल सीमा से लगती है और ना ही किसी देश से लगती है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से लैंड लॉक राज्य है। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से भू आवेष्टित राज्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसे याद रखना। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? अब दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि वैसे तो भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इधर पे इसका आंसर क्या होगा? 7। अब 7 क्यों होगा और 3 कौन से हैं? तो दोस्तों पहला तो यहाँ पे मैप में देखेंगे कि मध्य उच्च प्रदेश है, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, तीसरा पूर्वी पठार है। इन 3 भागों में वैसे बांटा गया है, लेकिन इसे हम देखेंगे कि कौन से 7 पार्ट हैं जिनमें बांटा गया है। तो दोस्तों इसमें याद रखना कि मध्य भारत का पठार जो कि ए रहा हमारा यहाँ पे, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार ए वाला रहा, उसके बाद मालवा का पठार ए रहा है यहाँ पे दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार ए रहा है यहाँ पे, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी ए रही दोस्तों यहाँ पे, और उसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके साथ बघेलखंड का पठार ए रहा। तो दोस्तों इन 7 पार्टों में मध्य प्रदेश को भौतिक आधार पर बांटा गया है, इसे याद रखना। और अगर कभी आपको ऑप्शन में 3 आंसर मिलेगा और 7 नहीं होगा तो वहाँ पर आप 3 भी टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देखते हैं। सिगार चोटी, जाना पाव पहाड़ी, धजारी चोटी किस पठार में स्थित हैं? दोस्तों यहाँ पे दिया गया है रीवा पन्ना का पठार, ये गलत है। बघेलखंड का पठार यहाँ भी नहीं है, बुंदेलखंड का पठार यहाँ भी नहीं है। दोस्तों ये तीनों चोटियाँ हैं कहाँ पे? तो मालवा के पठार में है। तो इसे याद रखना कहाँ पे है? तो मालवा के पठार में है ये तीनों चोटियाँ। सिगार चोटी, जाना पाव पहाड़ी है ये मऊ इंदौर के पास में, और धजारी चोटी। तो इन तीनों को याद रखना। वैसे एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, सिगार की कभी ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 881 मीटर। तो इसे भी थोड़ा सा याद रख लेना। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे याद रखना जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम क्या है? तो धूपगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यहाँ पे याद रखना कि 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ पे है? तो इस सतपुड़ा के पठार में है। तो इसे भी याद रखना। और मोस्ट कहाँ पे है? तो होशंगाबाद के पास में है, इसे भी याद रख लेना दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर नाम क्या है जिसका? धूपगढ़। और कहाँ पे है? तो सतपुड़ा में है। 1350 इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे होशंगाबाद में स्थित है और यहाँ पे एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है जिसे हम जानते हैं किस नाम से? तो पचमढ़ी के नाम से। तो इसे भी याद रख लेना। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देखते हैं। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों इसे याद रखना, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें था कि कौन से पर्वत पर स्थित है, इसमें पहाड़ी की बात करना है। तो दोस्तों वो तो था क्या? सतपुड़ा पर्वत, उस पर स्थित था। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है या छोटा पर्वत आता है जिसे हम बोलते हैं क्या? महादेव पर्वत। यहीं पर स्थित है क्या? धूपगढ़। और यहीं पर स्थित है क्या? पचमढ़ी।
तो इसे भी याद रख लेना दोस्तों कि कौन सा पर्वत है, तो महादेव पर्वत है किसके अंतर्गत, तो सतपुड़ा के अंतर्गत, इसे याद रखना। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध बाबा की पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है। दोस्तों याद रखना सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आती है, इसे याद रखना। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1172 मीटर है या 1172 मीटर है, इसे याद रखना दोस्तों, जो कि किसके अंतर्गत, तो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आती है सिद्ध बाबा की पहाड़ियाँ। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा का निर्धारण कहती है वो नदी है कौन सी, तो चंबल नदी है, जो कि जाना पाव पहाड़ी मऊ इंदौर से निकलते हुए यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके साथ ही साथ कुछ समय तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए चलती है, इसलिए ये नदी है जो कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, इसे याद रखना कि जो गोंडवाना लैंड की भूमि क्यों कहा जाता है इसे, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में बट गई थी। अब कैसे बट गई थी दोस्तों, तो ये भ्रंश कगार के कारण 2 भागों में बटी थी। तो ऊपरी भाग जो था वो था अंगारा लैंड और नीचे का जो पार्ट था वो था क्या, गोंडवाना लैंड। तो इसे याद रखना, इसी भूमि से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे गोंडवाना लैंड की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं उसे किस सीरीज के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो है सौसा सीरीज। इसे याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी सीरीज है, तो सौसा सीरीज है यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि सौसा सीरीज है जो ये 2 भागों में यहाँ पे बटी हुई है। एक भाग यहाँ पे पाया जाता है कहाँ पे, तो छिंदवाड़ा में, और दूसरा भाग पाया जाता है कहाँ पे, तो बालाघाट में। इन दोनों को याद रखना यहाँ पे। दोस्तों इन्हीं सीरीज की चट्टानों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है, तो इसे याद रखना कि जो मैग्नीज पाया जाता है वो बालाघाट की कौन सी सीरीज में पाया जाता है, तो वो सौसा सीरीज की क्या है, चट्टानें हैं, इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों ये आती हैं क्या, बिजावर सीरीज के अंतर्गत। इसे याद रखना, इसी बिजावर सीरीज में पन्ना में क्या निकलते हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा हीरे निकलते हैं, या देश का एकमात्र ऐसा स्थान है पन्ना जहाँ पे हीरे निकलते हैं। वो कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, तो वो याद रखना कि कुंडप्पा सेल की बिजावर सीरीज वाली चट्टानें हैं जिनसे ये हीरे निकलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। दोस्तों इसे डिस्कस भी हम कर चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि महादेव पर्वत के अंतर्गत आती है, तो ये याद रखना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना कि जो सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो इसे याद रखना, जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं, तो अभी आपको बता चुके हैं कि बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो इसे भी याद रखना। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लमेरा हिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं। दोस्तों इसे याद रखना कि लमेरा जो हिल्स हैं वो जबलपुर में पाई जाती हैं, तो इसके बारे में याद रखना। पचमढ़ी हम देख चुके हैं कि सतपुड़ा में है। यहाँ पे रायसेन में क्या है, तो रायसेन में भीमबेटका है, और विदिशा में हमारे सांची के स्तूप हैं, तो इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। दोस्तों इसे याद रखना कि जो चंबल घाटी के यहाँ पे अपर्दन है, ये गली अपर्दन का उदाहरण है दोस्तों, या इसे अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ये अपर्दन किया जाता है किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो ये चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। कौन से प्रकार का है, तो ये अवनालिका अपर्दन है। और दोस्तों मेनली यहाँ कहाँ पे ये अपर्दन हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग समझ के चलेंगे, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ पे मेनली 30 लाख एकड़ ज़मीन
किस में बदल गई है दोस्तों, तो अपरदित होकर नालियों में या नलिकाओं में बदल गई है, इसलिए इसे गली अपरदन या अवनालिका अपरदन कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी कि ये कौन सी मिट्टी में अपरदन हो रहा है, तो ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है, इसमें ये अपरदन हो रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो वो यही मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। चलिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक स्थित है। तो दोस्तों सभी को पता है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि अमरकंटक किस पहाड़ी पर स्थित है या किस पहाड़ी की चोटी है। तो दोस्तों याद रखना कि मैकाल पर्वत की चोटी है। तो इसे याद रखना, जहाँ से क्या निकलता है अमरकंटक से, तो दोस्तों नर्मदा नदी निकलती हैं। तो माँ नर्मदा किस चोटी से निकलती हैं, तो अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। इसके बारे में याद रखना, जो कहाँ पे है, तो अनूपपुर जिले में आता है दोस्तों, इसे भी याद रख लेना। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो भारतीय मानक समय रेखा है, जिसे हम जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से, जो कि दोस्तों निकलती है कहाँ से, तो यूपी के इलाहाबाद से। यूपी के इलाहाबाद के पास एक नैनी है जगह, वहाँ से ये निकलती है। और दोस्तों वहाँ से निकलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग सिंगरौली ज़िले से निकलते हुए जाती है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि किस शहर के पास से गुजरती है, तो सागर बहुत दूर है, यहाँ पे है। उसके बाद उज्जैन यहाँ पे मिलेगा हमें, उसके बाद होशंगाबाद भी यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, लेकिन रीवा जो शहर है ये इसके सबसे ज़्यादा पास में है, तो रीवा इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश से लगती है यहाँ पे, और गुजरात से लगती है पश्चिम में दोस्तों। उसके बाद उड़ीसा से नहीं लगती है, महाराष्ट्र से दक्षिण में लगती है दोस्तों। तो याद रखना कि जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो कुल मिलाकर 5 राज्यों से लगती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण में हमारा क्या है, तो महाराष्ट्र है। उड़ीसा से लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सीमाएँ नहीं लगती हैं। ये दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पश्चिम में कौन से राज्य के साथ सीमा लगती है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जो पश्चिमी सीमा है वो मध्य प्रदेश की गुजरात से लगती है। अब दोस्तों कुछ बुकों में आपको यहाँ पे राजस्थान भी मिल सकता है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा पूछेगा तो वो राजस्थान से लगती है, और अगर पश्चिमी पूछेगा तो हमें आंसर क्या देना है, गुजरात देना है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे आता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जो भारत में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है दोस्तों यहाँ पे, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो है हमारा क्या, राजस्थान। तो इसे भी याद रखना कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और मध्य प्रदेश जो है वो कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है। दोस्तों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसके लिए याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा भूभाग है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखना कि मालवा का क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटियां हैं। दोस्तों इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, सतपुड़ा पर्वत है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहीं पे दोस्तों धूपगढ़ भी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। दोस्तों ये रहा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और गुजरात है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।